कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के सियोल शहर से होती है। यहाँ एक अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर मौजूद डॉक्टर अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि लैब में रखी सैकड़ों बोतलों में भरा जहरीला केमिकल सीधे नाली में बहा दिया जाए। असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सर, ये केमिकल बेहद खतरनाक है और जिस नाली में इसे डाला जाएगा वह सीधे हान नदी से जाकर मिलती है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आखिरकार बिना किसी जिम्मेदारी की परवाह किए सारा जहरीला केमिकल नाली के जरिए हान नदी में बहा दिया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद हान नदी के किनारे मौजूद लोगों को पानी के अंदर कुछ अजीब सी हरकत दिखाई देने लगती है। शुरुआत में कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। कुछ लोग मजाक में पानी की तरफ पत्थर फेंकते हैं तो कुछ दूर खड़े होकर उस हलचल को देखने लगते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर छिपी हुई वह रहस्यमयी चीज बाहर निकल आती है और लोगों के सामने एक विशाल, बदसूरत और खौफनाक जीव दिखाई देता है। कुछ पलों तक वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके सामने क्या खड़ा है, लेकिन अगले ही सेकंड वह जीव बेकाबू होकर भीड़ पर हमला कर देता है। देखते ही देखते पूरा नदी किनारा चीख पुकार से भर जाता है। वह राक्षसी जीव लोगों को पकड़ पकड़ कर बेरहमी से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसी भगदड़ और अफरा तफरी के दौरान कुछ लोग भागकर एक कंटेनर जैसे कमरे में पहुंच जाते हैं और डर के कारण अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन एक औरत बाहर ही रह जाती है। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे वह पीछे हटती जाती है, मगर उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरी क्षण में वह सीढ़ियों से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका छोटा बेटा अभी भी उसी कंटेनर के अंदर फंसा हुआ है। अंदर मौजूद लोग मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि कंटेनर का दूसरा दरवाजा भारी जंजीरों से बंद होता है। बाहर खड़ी वह औरत रोते हुए गैंगडू से मदद की गुहार लगाती है। गैंगडू पहले से ही काफी डरा हुआ होता है, लेकिन बच्चे के बारे में सुनते ही वह हिम्मत दिखाने का फैसला करता है। उसी समय एक विदेशी आदमी भी लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर पूरी ताकत से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता क्योंकि वह राक्षस अब भी वहीं मौजूद रहता है। विदेशी आदमी गुस्से में जमीन से एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उस दैत्य की तरफ फेंक देता है, मगर उस पत्थर का राक्षस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद गैंगडू और बाकी लोग मिलकर एक बड़ा लोहे का खंभा उठाते हैं और उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। इस बार राक्षस बुरी तरह भड़क उठता है और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। गैंगडू किसी तरह भागकर एक कार के नीचे छिप जाता है और अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन वह विदेशी आदमी इतना खुशकिस्मत नहीं होता और राक्षस के हमले का शिकार बन जाता है। गैंगडू बुरी तरह डरा हुआ होता है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। वह दोबारा बाहर निकलता है और मौका मिलते ही राक्षस की पूंछ पर पूरी ताकत से वार कर देता है। इस हमले से राक्षस दर्द में तड़प उठता है और अब उसका सारा ध्यान गैंगडू पर आ जाता है। वह सीधे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज रहा होता है। इसी दौरान गैंगडू अपनी बेटी ह्यूसो को साथ लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। गैंगडू फौरन उठता है और घबराहट में बिना पीछे देखे एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे वह अपनी बेटी समझकर साथ लाया होता है वह ह्यूसो नहीं होती। उसकी असली बेटी तो पीछे ही छूट चुकी होती है। यह देखकर गैंगडू वहीं रुक जाता है। उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो अकेली खड़ी हुई डर के मारे कांप रही होती है। वह बेबस नजरों से अपने पिता को देख रही होती है, मानो उसे मदद की गुहार लगा रही हो। गैंगडू पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक राक्षस ह्यूसो को अपनी पकड़ में ले लेता है और उसे लेकर सीधे नदी में छलांग लगा देता है। गैंगडू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और मजबूरी में यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता रह जाता है। राक्षस तेजी से तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता है और फिर धीरे धीरे पानी की गहराइयों में गायब हो जाता है। यह घटना गैंगडू की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाती है। उसका पिता भी यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उस वक्त किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होता। घटना के बाद सरकार और सेना पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। हान नदी के आसपास के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है और किसी को भी वहां आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती। रात होने पर हमले में मारे गए लोगों के परिवार एक जगह इकट्ठा होते हैं। चारों तरफ मातम का माहौल होता है और रोने बिलखने की आवाजें सुनाई देती हैं। गैंगडू खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मान रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा होता है जब उसने गलती से अपनी बेटी की जगह किसी दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद सरकार यह घोषणा करती है कि उस राक्षस के शरीर में एक खतरनाक वायरस मौजूद हो सकता है। इसी वजह से हमले के दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति को तुरंत क्वारंटाइन करने का फैसला लिया जाता है। गैंगडू और उसके पूरे परिवार को भी जबरदस्ती अस्पताल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी रात अचानक गैंगडू के फोन पर एक कॉल आती है। जैसे ही वह फोन उठाता है, दूसरी तरफ से ह्यूसो की कमजोर और टूटी हुई आवाज सुनाई देती है।
वह रोते हुए ह्यूसो गैंगडू को बताती है कि वह अभी तक जिंदा है और किसी अंधेरी, गंदी और सुनसान सुरंग जैसी जगह में फंसी हुई है। यह खबर सुनते ही गैंगडू के अंदर फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। वह बिना समय गंवाए पुलिस और डॉक्टरों को बताता है कि उसकी बेटी मरी नहीं है, बल्कि अभी भी कहीं जिंदा है। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। पुलिस उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझने लगती है, जबकि डॉक्टरों को लगता है कि सदमे और वायरस के डर की वजह से गैंगडू ऐसी बातें कर रहा है। इसी वक्त गैंगडू को एहसास हो जाता है कि अगर वह सरकारी सिस्टम के भरोसे बैठा रहा तो शायद उसकी बेटी को बचाने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब हर तरफ से उसे निराशा मिलती है, तब गैंगडू और उसका परिवार खुद ही ह्यूसो को ढूंढने और बचाने का फैसला करता है। वे अस्पताल से भाग निकलते हैं और अपनी तलाश खुद शुरू करने की तैयारी करने लगते हैं। गैंगडू के पिता अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकाल लेते हैं और ब्लैक मार्केट से हथियार, एक गाड़ी, प्रोटेक्टिव सूट्स और खोजबीन में काम आने वाला जरूरी सामान खरीदते हैं। अब सरकार की नजर में वे मरीज नहीं बल्कि फरार अपराधी बन चुके होते हैं। इसके बाद पूरा परिवार खुद को सैनिटेशन वर्कर्स के रूप में छिपाता है। चेहरे पर मास्क, शरीर पर सुरक्षा सूट और हाथों में अलग अलग उपकरण लेकर वे कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को पार कर जाते हैं। अब उनकी असली खोज शुरू होती है। वे हान रिवर के आसपास मौजूद हर सीवर, हर सुरंग और हर अंधेरी जगह को खंगालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फोन पर ह्यूसो ने सिर्फ इतना बताया था कि वह किसी गहरी, गंदी और अंधेरी सुरंग जैसी जगह में फंसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पूरे शहर के नीचे ऐसी सैकड़ों सुरंगें और सीवर मौजूद थे। हर रास्ता लगभग एक जैसा दिखाई देता था और हर टनल अंधेरे में कहीं जाकर गायब हो जाती थी। समय बीतता जाता है, दिन पर दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन गैंगडू और उसका परिवार बिना रुके ह्यूसो की तलाश में लगा रहता है। बावजूद इसके उन्हें कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। लगातार खोजबीन, भूख, ठंड और थकान ने सभी को बुरी तरह कमजोर कर दिया होता है। आखिरकार वे कुछ देर आराम करने और खाना खाने के लिए अपने छोटे से स्नैक शॉप पर वापस लौटते हैं, ताकि थोड़ी ताकत जुटाकर फिर से तलाश शुरू कर सकें। लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है। उनके सामने खाना रखा होता है, मगर किसी का भी खाने में मन नहीं लगता। हर किसी की आंखों के सामने बस ह्यूसो का चेहरा घूम रहा होता है। सभी लोग उसकी यादों में खोए हुए होते हैं। इसी दौरान फिल्म एक बेहद भावुक पल दिखाती है। गैंगडू और उसका पूरा परिवार कल्पना करता है कि ह्यूसो भी उनके साथ साथ बैठी हुई है। पूरा परिवार उसे प्यार से खाना परोस रहा होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जैसे ह्यूसो आज भी उनके बीच मौजूद हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। उसी समय असली ह्यूसो एक अंधेरी और गंदी सुरंग में अकेली बैठी होती है। वह डरी सहमी होती है और उसके आसपास कई लाशें पड़ी होती हैं। तभी अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के हिलने डुलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही ह्यूसो बिना एक पल गंवाए जमीन पर लेट जाती है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगती है। डर के कारण उसकी सांसें तक थम जाती हैं। कुछ ही देर बाद राक्षस धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर दाखिल होता है। उसके मुंह से गंदा पानी टपक रहा होता है और इस बार वह अपने साथ एक नया शिकार भी लेकर आया होता है। लेकिन किस्मत से वह शिकार पूरी तरह मरा हुआ नहीं होता। वह एक छोटा लड़का होता है जो अभी भी जिंदा बचा हुआ है। जैसे ही राक्षस वहां से चला जाता है, ह्यूसो तुरंत उस लड़के के पास पहुंचती है और उसकी हालत देखने लगती है। लड़का बेहद कमजोर और डरा हुआ होता है। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा होता है, लेकिन तभी एक बार फिर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि राक्षस शायद कुछ भूल गया है और वापस उसी तरफ लौट रहा है। ये महसूस करते ही ह्यूसो घबरा जाती है। वह तुरंत उस बच्चे को अपनी बाहों में समेट लेती है और उसके साथ जमीन पर लेट जाती है। दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। कुछ ही क्षण बाद राक्षस उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। वह उन्हें ध्यान से सूंघने लगता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि लगता है जैसे अगले ही पल वह दोनों को पकड़ लेगा। ह्यूसो डर के मारे अपनी सांस तक रोक लेती है, लेकिन सौभाग्य से राक्षस उन्हें मरा हुआ समझ लेता है और वहां से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ गैंगडू और उसका परिवार अब भी उसी राक्षस की तलाश में जुटा हुआ होता है। इसी दौरान गैंगडू के पिता अपने छोटे से स्टोर के अंदर बैठे होते हैं। तभी दरवाजे की एक छोटी सी दरार से उन्हें बाहर कुछ अजीब नजर आता है। जब वे ध्यान से देखते हैं तो बाहर वही खतरनाक राक्षस खड़ा होता है। बूढ़े पार्क धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाते हैं और दरवाजे की दरार से उसका निशाना साधते हैं। अगले ही पल गोली चलती है। गोली लगते ही राक्षस दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है। गुस्से में पागल होकर वह पूरी ताकत के साथ स्टोर पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टोर बुरी तरह टूट फूट जाता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे के बीच बूढ़े पार्क दोबारा मौका तलाशते हैं और फिर एक और गोली चला देते हैं। इस बार गोली लगने के बाद राक्षस पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जब पूरा परिवार बाहर निकलकर स्थिति देखने आता है तो उन्हें राक्षस जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। कुछ पलों के लिए सभी को ऐसा लगने लगता है कि शायद अब वह मर चुका है। लेकिन तभी गैंगडू का भाई नामिल गुस्से में आकर उस पर एक और गोली चला देता है। अगले ही सेकंड वहां
मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। राक्षस अचानक हरकत में आ जाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। ये देखते ही पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी बीच गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस और सैनिक भी उस इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे होते हैं और परिवार के पास बहुत कम समय बचा होता है। एक तरफ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच रही होती है, जबकि दूसरी तरफ राक्षस फिर से नदी की ओर भाग रहा होता है। मौका मिलते ही वह सीधे हान रिवर में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर गायब होने की कोशिश करता है। उसी समय बूढ़े पार्क अपने बच्चों से कहते हैं कि वे तुरंत वहां से निकल जाएं। उन्हें पता होता है कि पुलिस किसी भी पल पहुंच सकती है, इसलिए वे खुद पीछे रुककर राक्षस का सामना करने का फैसला करते हैं। वे गैंगडू की बंदूक अपने हाथ में लेते हैं और नदी के किनारे खड़े होकर राक्षस के दोबारा बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद राक्षस पानी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही बूढ़े पार्क ट्रिगर दबाकर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि बंदूक में कोई गोली बची ही नहीं है। यही छोटी सी चूक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अपने पिता को इस खतरनाक स्थिति में देखकर गैंगडू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके मन में अपराध बोध, गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। इसलिए गैंगडू अपने भाई नामिल और बहन नामजू से कहता है कि वे लोग ह्यूसो की तलाश जारी रखें। वह खुद अपने पिता के पास रुकने का फैसला करता है। गैंगडू धीरे से अपने पिता के चेहरे पर एक अखबार रख देता है। वह वहां से निकल जाना चाहता है, लेकिन अपने पिता को उस हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच जाती है और गैंगडू को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ अब नामिल और नामजू अकेले ही ह्यूसो को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान नामिल को अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त की याद आती है, जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर ह्यूसो के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली जाए तो शायद वे उसकी सही जगह तक पहुंच सकें। इसी उम्मीद के साथ वह अपने दोस्त से मदद मांगता है। शुरुआत में उसका दोस्त उनकी मदद करने के लिए होता है। वह तुरंत उस दिशा की ओर बढ़ती है जहां उसे ह्यूसो की लोकेशन मिलती है। तैयार होकर नामिल और उसका दोस्त रात के अंधेरे में टेलीकॉम कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सिस्टम एक्सेस करने के लिए उन्हें मैनेजर का पासवर्ड चाहिए होता है। नामिल का दोस्त पासवर्ड लेने के बहाने ऑफिस के अंदर चला जाता है, मगर वहां पहले से ही पुलिस घात लगाए बैठी होती है। असल में उसके दोस्त ने रिवॉर्ड मनी के लालच में आकर उन्हें धोखा दे दिया होता है। बाहर नामिल इंतजार करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तभी उसकी नजर पास रखे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पड़ती है। वह बिना देर किए अंदाजे से पासवर्ड डालने की कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि सिस्टम खुल जाता है। आखिरकार नामिल ह्यूसो के फोन की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। अब उसे साफ पता चल जाता है कि ह्यूसो किस दिशा में फंसी हुई है, लेकिन तभी पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। नामिल घबराता नहीं है, वह तुरंत दिमाग लगाता है और सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देता है। अचानक पूरे कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकलता है। भागते भागते उसकी नजर अपने उसी दोस्त पर पड़ती है जिसने उसे पहले धोखा दिया था, लेकिन अब वही दोस्त चुपचाप उसे भागने का इशारा कर देता है। नामिल किसी तरह पुलिस से बचते हुए बाहर निकलता है और एक पुल से नीचे छलांग लगा देता है। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह ह्यूसो की लोकेशन अपने भाई और बहन को भेज देता है। दूसरी तरफ नामजू पूरी रात पुल के नीचे छिपकर बिताती है, क्योंकि वह खुद भी पुलिस से बच रही होती है, लेकिन उसके दिल में अब भी सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह ह्यूसो तक पहुंचना। अगले दिन वह छिपते छिपाते एक छोटी सी दुकान में जाती है। वहां कुछ खाकर खुद को संभालती है और अपना बंद पड़ा फोन चार्ज करती है। जैसे ही फोन ऑन होता है, उसे नामिल का भेजा हुआ मैसेज मिल जाता है, जिसमें ह्यूसो की लोकेशन होती है। अब नामजू को साफ पता चल जाता है कि उसे किस जगह जाना है। वह बिना समय गंवाए तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। लंबा सफर तय करने के बाद वह पुराने ब्रिज के पास पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और नीचे गंदा पानी बह रहा होता है। करती है आसपास अंधेरी सीवर टनल्स फैली हुई होती हैं और माहौल पूरी तरह डरावना बना हुआ होता है। नामजू धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके हाथ में उसका धनुष होता है, लेकिन तभी अचानक उसी के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है। नामजू तुरंत अपना धनुष उठाकर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाली होती है, मॉन्स्टर बिजली जैसी तेजी से उस पर हमला कर देता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि नामजू पास के एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन किस्मत से वह गड्ढा इतना संकरा होता है कि मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं घुस पाता। नामजू वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ गैंगडू को आखिरकार ह्यूसो की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वायरस का असर अब उसके दिमाग तक पहुंच चुका है और वह भ्रम में अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा समझ रहा है। डॉक्टर्स गैंगडू का जबरदस्ती ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगते हैं। वे उसके दिमाग से सैंपल निकालना चाहते हैं ताकि वायरस की जांच की जा सके, लेकिन गैंगडू किसी तरह हॉस्पिटल स्टाफ को चकमा देता है और वहां से निकल भागता है। फिर वह
वह सीधे ह्यूसो की लोकेशन की ओर दौड़ पड़ता है। उधर नामिल को एक बेघर आदमी बचा लेता है। पहले वह बहुत बुरी हालत में घायल और कमजोर होता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह उस बेघर आदमी को पूरी कहानी बता देता है। वह आदमी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर पेट्रोल बम तैयार करते हैं ताकि मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ हद तक लड़ने की ताकत मिल सके। इसके बाद वे भी तुरंत ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कहानी फिर से ह्यूसो की तरफ शिफ्ट होती है। ह्यूसो और वह छोटा लड़का दोनों बेहद कमजोर हो चुके होते हैं। ह्यूसो समझ जाती है कि अब सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे बचना है तो उसे खुद ही कोई रास्ता बनाना होगा। वह आसपास पड़े कपड़ों को इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर एक लंबी रस्सी जैसी चीज बनाती है। फिर वह उसे ऊपर लगी लोहे की ग्रिल की तरफ फेंकने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कपड़ों की बनी हुई रस्सी ग्रिल में फंस जाती है, लेकिन समस्या यह होती है कि वह अभी भी काफी ऊपर लटकी होती है। ह्यूसो बार बार कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर हर बार असफल हो जाती है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक आइडिया आता है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर पेट भरकर अपनी मांद में लौट आता है और नीचे ही आराम करने लगता है। ह्यूसो पहले एक खाली कैन उसकी तरफ फेंककर यह कंफर्म करती है कि वह सच में सो रहा है या नहीं। जब मॉन्स्टर कोई रिएक्शन नहीं देता तो उसे यकीन हो जाता है कि वह फिलहाल शांत है। अब ह्यूसो उस छोटे लड़के से कहती है कि वह यहीं छिपा रहे, वह बाहर जाकर मदद लेकर जरूर वापस आएगी। लड़का बहुत डर जाता है, लेकिन ह्यूसो उसे भरोसा दिलाती है। इसके बाद वह पूरी हिम्मत जुटाती है, तेज दौड़ लगाती है और सीधे मॉन्स्टर की पीठ पर पैर रखते हुए ऊपर लटकती हुई कपड़ों की रस्सी पकड़ लेती है। कुछ पलों के लिए लगता है कि शायद वह बच निकलने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन तभी मॉन्स्टर की लंबी पूंछ अचानक उसे जकड़ लेती है और धीरे धीरे उसे नीचे खींचने लगती है। यह सीन बेहद डरावना और तनाव से भरा होता है। यह सब देखकर छोटा लड़का डर के मारे कांपने लगता है। ह्यूसो खुद भी मौत के मुंह में होती है, लेकिन फिर भी वह उस बच्चे को बचाने के लिए खुद को छुड़ाकर वापस उसकी तरफ दौड़ती है और उसे सुरक्षित जगह छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर उसे दोबारा पकड़ लेता है और इस बार ह्यूसो पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है। इसी बीच बाहर सरकार यह फैसला करती है कि अब इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। उनका प्लान होता है कि हान रिवर के पास एक खतरनाक बायोकेमिकल हथियार छोड़ा जाए, जिसे वह वायरस और मॉन्स्टर दोनों का आखिरी समाधान मानते हैं। लेकिन अब लोगों का सरकार पर भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी वजह से हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हान रिवर के किनारे बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच नदी के अंदर छिपा हुआ मॉन्स्टर अचानक फिर से बाहर आता है और तेज रफ्तार से भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। जा लगता है। मॉन्स्टर दर्द से जोर से चीख उठता है और उसी पल उसका पूरा शरीर आग पकड़ लेता है। पेट्रोल से भीगा हुआ उसका शरीर तेजी से जलने लगता है। वह बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन आग उसके पूरे शरीर में फैलती चली जाती है। कुछ ही सेकंड में वह आग के एक भयानक गोले में बदल जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। अंत में वह लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। धुआं, आग और तबाही के बीच लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अब खतरा खत्म हो चुका है। गैंगडू वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके सामने उसकी बेटी ह्यूसो की लाश पड़ी होती है और उसकी गोद में वह छोटा लड़का होता है जिसे उसने आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश की थी। उसका पूरा शरीर टूट चुका होता है। वह न तो खुश हो पाता है और न ही कुछ बोल पाता है। बस एक खालीपन उसके अंदर रह जाता है। नाम इल, नामजू और बाकी लोग भी धीरे धीरे उसके पास आ जाते हैं। कोई कुछ कहने की हालत में नहीं होता। हर किसी के चेहरे पर